एक नए और बेहद खास गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। सही कहा। आज की चर्चा का विषय है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, यानी जिसे आम भाषा में हम दिल्ली शराब नीति मामला कहते हैं। और खास तौर पर आज हम उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल ही में यानी 28 फरवरी 2026 को सामने आया है। बिल्कुल, वो ऑर्डर जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी 21 लोगों को इस मामले से पूरी तरह से बरी कर दिया है। मतलब डिस्चार्ज कर दिया है। हाँ, डिस्चार्ज कर दिया। तो आज इस डीप डाइव में हम अलग अलग स्रोतों को एक साथ मिलाकर इसकी गहराई तक जाएंगे। और इस विश्लेषण के लिए हमने बेहद विश्वसनीय स्रोतों का एक संग्रह तैयार किया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के दस्तावेज, और इसके अलावा सीएजी की जो 2024 की विस्तृत परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट आई थी वो भी है। राइट। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव लॉ और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने से ना एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है इस पूरे बवाल की। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक सटीक और निष्पक्ष जानकारी देना है, क्योंकि देखिए ये मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। एग्जैक्टली। अलग अलग विचारधाराओं के अपने तर्क होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये साफ कर दें कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी और कोर्ट के आदेशों को एक सरल भाषा में पेश करना है। वही। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा पीछे जाकर। नवंबर 2021 में जब दिल्ली सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी पेश की थी। सही कहा, जिसका मुख्य लक्ष्य था शराब की बिक्री को नए ढंग से रेगुलेट करना और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना। लेकिन ग्राउंड पर इस नीति को लेकर इतने विवाद हुए कि सरकार को इसे सितंबर 2022 में ही, यानी 1 साल से भी कम समय में, रद्द करना पड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 10 महीने के दौरान आखिर हुआ क्या था। इसका सबसे सटीक ब्यौरा हमें मिलती है सीएजी की 2024 के रिपोर्ट नंबर 1 से, जो कि एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट थी। और उस सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस नई नीति का लगभग 2026 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। और जो सबसे बड़ी कमी रिपोर्ट में आई वो ये थी कि पॉलिसी बनाते वक्त जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसकी कई अहम सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया आगे चलकर। देखिए, एक्सपर्ट कमेटी ने साफ कहा था कि होलसेल का काम किसी सरकारी संस्था के पास ही रहना चाहिए, ताकि मार्केट पे कंट्रोल बना रहे। एग्जैक्टली। लेकिन जो नीति आई उसमें ये काम प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। और दूसरी बात थी एक्साइज ड्यूटी वसूलने का तरीका। हाँ, पहले ड्यूटी हर बोतल के हिसाब से लगती थी, पर नए नियम में इसे एक मुफ्त लाइसेंस फी में तब्दील कर दिया गया। और एक आंकड़ा जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा सीएजी रिपोर्ट में, वो दुकानों के अलॉटमेंट वाला। हाँ, पुराने नियम में एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 रिटेल दुकानें मिल सकती थी मोनोपोली रोकने के लिए। पर नए नियम में एक ही आवेदक को 54 वेंस तक अलॉट करने की इजाजत दे दी गई। और इन्हीं बदलावों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा और कानूनी आरोपों की नींव रखी। सीबीआई और ईडी ने जब मामला अपने हाथ में लिया तो उनका आरोप था कि ये पूरी नीति आम जनता के लिए नहीं बल्कि एक खास गुट को मुनाफा पहुंचाने के लिए थी, जिसे एजेंसियों ने साउथ ग्रुप का नाम दिया। सही। आरोप था कि दस्तावेजों में हेरफेर करके प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर सीधा 12% कर दिया गया। और इस मुनाफे के बदले में लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, जिसे हम किकबैक्स कहते हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जांच एजेंसियों ने इसे सिर्फ आम भ्रष्टाचार नहीं माना। उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता यानी किंगपिन बताया। एजेंसियों का दावा था कि इन 100 करोड़ के किकबैक्स का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के 2022 चुनावों में किया। जब किसी राजधानी के मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगते हैं तो कानूनी भूकंप आना तय है। और यहीं से गिरफ्तारियों का वो लंबा दौर शुरू हुआ। अगर हम थोड़ा टाइमलाइन पे गौर करें तो 21 मार्च 2024 एक बड़ा दिन था। हाँ, जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया। हालांकि चुनाव के कारण उन्हें इंटरिम बेल मिली, पर बाद में वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा। फिर एक और नया मोड़ 26 जून 2024 को आया, जब वो पहले से ही ईडी की कस्टडी में थे। तब सीबीआई ने उन्हें फॉर्मल रूप से करप्शन केस में अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
क्योंकि पीएमएलए के सेक्शन 19 के नियम बेहद सख्त होते हैं। हाँ, स्रोतों में एक बड़ा अजीब पैटर्न सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने एक ऑब्जेक्शन टू नो ऑब्जेक्शन पैटर्न की तरफ इशारा किया। ये ऑब्जेक्शन टू नो ऑब्जेक्शन पैटर्न आखिर काम कैसे कर रहा था? असल में कानूनी प्रक्रिया में जब आरोपी अपने साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार होता है तो उसे अप्रूवर कहते हैं, यानी सरकारी गवाह। सही। तो सिंघवी ने कोर्ट में राघव मगुंटा और सारथ रेड्डी जैसे आरोपियों का उदाहरण रखा। इन लोगों ने शुरुआती जांच में केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। और जब तक कुछ नहीं कहा, ईडी ने कोर्ट में इनकी बेल का पूरी ताकत से विरोध किया। लेकिन जैसे ही इन आरोपियों ने अपना बयान बदला और केजरीवाल का नाम लिया, यानी अप्रूवर बन गए, ईडी का विरोध अचानक खत्म हो गया और उन्हें बेल मिल गई। तो सिंघवी का तर्क यही था कि क्या ये बयान सच में आजाद थे या जेल के दबाव और बेल के लालच में लिए गए थे। इस रिपोर्ट में एक और तथ्य का जिक्र है, औरोबिंदो फार्मा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हवाले से। हाँ, सूत्रों के अनुसार सारथ रेड्डी की इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ये जानकारी कोर्ट के सामने इसलिए रखी गई ताकि दिखाया जा सके कि इस केस में आर्थिक और राजनीतिक फंडिंग के तार कितने उलझे हैं। मुद्दा उठाया गया कि क्या आरोपियों के बयान और उनकी पॉलिटिकल फंडिंग में कोई कनेक्शन है। हालांकि ये सिर्फ एक तथ्य था जो निष्पक्ष रूप से वहां रखा गया था। बिल्कुल, पर इसने केस की बैकग्राउंड को और गहरा कर दिया। अब एक आम इंसान के दिमाग में सवाल आता है कि इतने संगीन आरोपों और पीएमएलए के बावजूद बेल कैसे मिली? इसका जवाब सितंबर 2024 में एससी के आदेश से मिलता है, जब उन्हें सीबीआई केस में रेगुलर बेल मिली। आखिर एससी ने किस आधार पर यह फैसला लिया था? एससी ने साफ कहा कि किसी को भी ट्रायल के दौरान बिना दोष साबित हुए लंबे समय तक जेल में रखना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो कोर्ट ने नोट किया कि इस एक केस में 17 आरोपी थे और सीबीआई और ईडी ने मिलकर लगभग 224 गवाहों की लिस्ट बनाई थी और लाखों पन्ने थे दस्तावेजों के। इन सब के क्रॉस एग्जामिनेशन में सालों लग जाते। तो ट्रायल का किसी उचित समय में खत्म होना नामुमकिन था। लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि कभी-कभी प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। हालांकि एससी ने माना कि सीबीआई की गिरफ्तारी प्रोसीजरल रूप से सही थी क्योंकि कोर्ट से परमिशन ली गई थी। पर लंबी कैद और एंडलेस ट्रायल किसी की आजादी छीनने का आधार नहीं बन सकती। और इसके बाद आता है 28 फरवरी 2026 का वो दिन, फैसले की घड़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पन्नों का एक विस्तृत आदेश दिया, जिसमें सभी 23 आरोपियों को इस केस में डिस्चार्ज कर दिया गया। मतलब आगे ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं थे। लाइव लॉ और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स ने इस ऑर्डर का जो विश्लेषण किया है वो आंखें खोलने वाला है। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ किसी क्विड प्रो क्वो यानी रिश्वत लेने देने का कोई ठोस सबूत नहीं है। जज ने स्पेसिफिकली अंग्रेजी में लिखा, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंस। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पॉलिसी अप्रूव करना, चाहे वो फेल हो जाए, अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक बेईमानी का इरादा या आर्थिक फायदे का ठोस सबूत न हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में समीर महेंद्रू का जो उदाहरण था उसने मेरा ध्यान खींचा। इंडो स्पिरिट्स कंपनी के मालिक। हाँ, सीबीआई का पूरा नैरेटिव था कि पॉलिसी इंडो स्पिरिट्स को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गई। लेकिन कोर्ट ने पाया कि जिस कंपनी के फायदे के लिए नीति बदलने का आरोप था, उसने नए नियम के तहत L1 लाइसेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया था। वही होलसेल लाइसेंस जो बिजनेस करने के लिए जरूरी होता है। तो कोर्ट ने पूछा कि अगर स्कैम उन्हें फायदा देने के लिए था तो उन्हें फायदा मिला क्यों नहीं? वहीं स्रोतों में दुर्गेश पाठक का भी नाम है, जिन पर गोवा चुनाव में कैंडिडेट्स को आर्थिक आश्वासन देने का आरोप था, जिसे सीबीआई ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताया था। पर जज ने इस पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एक नेता का अपने पार्टी वर्कर्स को चुनाव खर्च का आश्वासन देना एक नॉर्मल राजनीतिक प्रक्रिया है। जब तक कोई ठोस फाइनेंशियल ट्रेल ना हो उसे क्राइम नहीं माना जा सकता। सही। और शरत रेड्डी का 46 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ड्यू भी था। सीबीआई ने उसे क्राइम का हिस्सा बताया, पर कोर्ट ने दस्तावेज देखकर साफ कहा कि ये एक आम कमर्शियल डिस्प्यूट है। बिजनेस में दो पार्टीज के बीच पैसे का आउटस्टैंडिंग होना सीधे तौर पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। क्रिमिनल इंटेंट साबित करना पड़ता है, जो सीबीआई नहीं कर पाई। फिर एक और पहलू था बीआरएस नेता के कविता का, जिन पर जमीन के फर्जी सौदे और सीएसआर फंड्स डाइवर्ट करने का आरोप था। कोर्ट ने इस मुद्दे को कैसे देखा? कोर्ट ने पाया कि ये सारे आरोप सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर के बयान पर आधारित थे।
इंडिपेंडेंट कोराबोरेशन का नियम होता है ना कानून में। एग्जैक्टली अगर गवाह कुछ कह रहा है तो उसकी पुष्टि के लिए आजाद सबूत होने चाहिए, जो यहाँ नहीं थे। इन सब पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने सिर्फ बरी नहीं किया बल्कि सीबीआई को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने लिखा कि सिर्फ गैप्स भरने के लिए बार बार अप्रूवर के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना एक अनहेल्दी प्रेसिडेंट है। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की सिफारिश भी कर दी, क्योंकि उन्होंने बिना ठोस सबूत के नागरिकों की आजादी छीन ली थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? फैसले के आते ही स्रोतों में जो राजनीतिक हलचल दिखी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि केजरीवाल सीधे हनुमान मंदिर गए और पीएम मोदी को चुनाव का चैलेंज दिया। और उनकी पत्नी ने कहा सत्य की जीत होती है। पर सीबीआई ने तुरंत साफ कर दिया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो देश में एक चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। कोई अधिकारी नया फैसला लेने या आर्थिक प्रयोग करने से डरेगा? बिल्कुल। नीति बनने से लेकर उसका रद्द होना, छापे, लंबी कानूनी लड़ाई और आखिर में सभी 23 आरोपियों का बरी होना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का एक बड़ा अध्याय बन गया है। हाईकोर्ट में अभी युद्ध बाकी है। पर जाते जाते एक आखिरी सोच जहन में आती है। बताइए। अगर बिना ठोस सबूत के फेल्ड पॉलिसीज को स्कैम मान लिया जाए तो क्या फ्यूचर में सरकार नए रिस्क लेगी? एकदम पॉइंट की बात है। और दूसरी बड़ी बात, जस्टिस मिल तो गया, बरी हो गए, पर जो लंबा वक्त उन्होंने जेल की चारदीवारी में गुजारा, उस खोई हुई आजादी की कीमत इस देश में कौन चुकाएगा? ये सच में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद कानून की किताब में ना मिले, पर इस पर हम सबको गौर जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस गहरे विश्लेषण को सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।